क्या होता है सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में? तो एज अ सिंपल प्रोसीजर इट्स बेसिकली ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ऑफ ओन और समवन एल्स। हो सकता है कि खुद की ब्लड को हम दोबारा वापस इसको एफेरेसिस बोलते हैं इसको, एक प्रकार की CD34 सेल्स या एक प्रकार के T सेल्स को हम री इंजीनियर करके हम वापस पेशेंट के अंदर री इन्फ्यूज़ करते हैं। अच्छा। हो सकता है कि कुछ केसेस में हम ऑटो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, यानी कि पेशेंट का खुद को ब्लड को पहले हार्वेस्ट करते हम ब्लड से ही। बोन मैरो बोलते थे क्योंकि पहले शुरुआत में वो बोन मैरो से लेता था, बट आजकल जो टेक्नोलॉजी है लास्ट 2-3 डेकेड से बोन मैरो से एस्पिरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमें ब्लड से ही ये जो कैंसर सेल्स को हटाने के लिए जो हार्वेस्ट हम करते हैं वो ब्लड से ही हो जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक वेर यू, हम हाथ से कोई वेन को या नेक से कोई वेन से हम ब्लड सेल्स को पहले हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने का सेल्स को हम उसको स्टोर करके, जो पेशेंट को जिसको ब्लड कैंसर है उनको हम हाई डोज में कीमोथेरेपी दिया जाता है। इस कीमोथेरेपी के वजह से जो अंदर की जो मिनिमल जो कैंसर सेल्स जो बॉडी के अंदर है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने जो स्टोर किया हुआ जो ब्लड है, हो सकता है कि डोनर से लिया हुआ है, जो उनकी जो मैच मिलेगा उनके डोनर से मिलेगा या खुद की, तो हम उसको वापस ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा। जो हमने स्टोर किया हुआ जो ब्लड को पहले से उसको वापस ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा। अच्छा। इसी को स्टेम सेल्स बोलते हैं। जो हमने स्टेम सेल्स, इसी को स्टेम सेल्स बोलते हैं। इसको वापस पेशेंट के अंदर री इन्फ्यूज़ किया जाएगा। अगर हम किसी और से ले रहे, स्टेम सेल्स तो एडवांस है काफ़ी। बोन मैरो का ही स्टेम सेल्स बोलते हैं। अच्छा। बोन मैरो का जो है आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। क्योंकि जो हमने हाई डोज कीमोथेरेपी दिया उसकी वजह से उनकी बोन मैरो पूरा सप्रेस हो जाता है, तो अपने आप से वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा, वाइट सेल्स नहीं बना पाएगा या प्लेटलेट्स बना नहीं पाएगा। उसके लिए हमें इसको रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हमने स्टोर किया हुआ है जो स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स को हम इन्फ्यूज़ कर दिया तो वो जाके बॉडी के अंदर हार्वेस्ट हो जाता है। क्या सर ये भी एक लोगों में आम धारणा है कि इसके इलाज में बहुत शरीर में दर्द, बहुत तकलीफदेह इलाज होता है, ऐसा है क्या? डेफिनेटली जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है ये कॉम्प्लिकेशंस के साथ होता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। जैसे अब सिंपल साइड इफ़ेक्ट्स लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकते हैं, उसके साथ साथ डायरिया होना, मुंह में छाले होना, खाने की दिक्कत होना, तेज़ बुखार आना इन्फेक्शन की वजह से, और कुछ केसेस में अराउंड 5% केसेस में इसकी मोर्टालिटी का भी रिस्क है। अच्छा, मैं ये भी पढ़ा था कि इन्फेक्शन के खतरे बहुत होते हैं इलाज में। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैं इसलिए कह रहा था अभी, जब ट्रांसप्लांट करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, पहले पेशेंट को हाई डोज में कीमोथेरेपी दिया जाएगा। जब हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं तो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, क्योंकि वाइट सेल्स वगैरह एकदम से हम एब्लेट कर देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं, तो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। जैसे मैं पहले भी हम कह रहे थे, जब से इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो पेशेंट को इन्फेक्शंस का खतरा है। तो उसी टाइम पीरियड में पेशेंट को काफ़ी इन्फेक्शंस हो सकती है, न्यूमोनिया स्पेशली लंग इन्फेक्शंस होता है, या गट इन्फेक्शंस हो जाता है जो बवल के जो रिलेटेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या एब्डोमेन या पेट के अंदर सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये सारे इन्फेक्शंस अगर वो बहुत सीरियस हो जाता है तो उस टाइम मोर्टालिटी का भी रिस्क रहता है। इसलिए पेशेंट को उनको तीमारदारों से भी मिलने नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आइसोलेट करते हैं जो ट्रांसप्लांट होते हैं, एक आइसोलेशन रूम्स में रखते हैं। एक अटेंडेंट को हम ज़रूर अलाउ करते हैं, बट वी डोंट अलाउ एवरीवन। उसके लिए एक स्पेसिफिक रूम्स मेंटेन किया जाता है हाइजीन के लिए, हैंड हाइजीन से लेके उसकी एयर फिल्ट्रेशंस यानी हैपा फिल्ट्रेशंस वगैरह करते हैं, यानी कि इन्फेक्शंस को कम करने के लिए। इसी रीज़न की वजह से हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना है उस पीरियड में, और आमतौर पर फैमिली को भी हम यही समझाते हैं कि ज़्यादा लार्ज गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। एक अटेंडेंट्स को ही हम यूजुअली अलाउ करते हैं जब ये ट्रांसप्लांट होते हैं साथ में रहने का। अच्छा, अब ये इस बातचीत को वो लोग भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे जिन्हें ऑलरेडी, जिनके परिवार में कोई है या वे खुद है जिन्हें ल्यूकेमिया है, उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर ऑलरेडी
ल्यूकीमिया से अगर वो लोग है तो ऑब्वियसली और ट्रीटमेंट फर्स्ट चल थिंग रहा है। ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि जो एक्यूट ल्यूकीमिया से उनकी ट्रीटमेंट भी हो सकता है कि 3-4 महीने ही हो, उससे ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो स्पेशली जिसको ट्रीटमेंट चल रहा है, एक तो पर्सनल हाइजीन इज़ द बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्सनल हाइजीन। उसी की वजह से हम इन्फेक्शंस को कम कर सकते हैं। उसके अलावा डाइट, न्यूट्रिशन। कैसी डाइट होनी चाहिए? डाइट में यूजुअली हम एडवाइस करते हैं इट्स अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूडिंग योर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, एक लिमिटेड पोर्शंस में सब कुछ लेनी चाहिए। उसके अलावा वी एडवाइज टू टेक देम मोर ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट, स्पेशली जब न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस हम बोलते हैं, यानी कि जब वाइट सेल्स कम है तो उसको इन्फेक्शंस को कम करने के लिए पर्सनल हाइजीन से लेके रॉ फूड्स अवॉइड करना, अवॉइडिंग फूड्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर का जो चीज़ें यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए टू मेनी स्वीट्स, अवॉइड करनी चाहिए आपको स्पाइसेस, क्योंकि उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं किसी किसी में। और बाहर का चीज़ें, पैक्ड फूड्स, रेफ्रिजरेटेड फूड्स, ये सब अवॉइड करना चाहिए।